बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाटा लोकलाइजेशन। तो डाटा लोकलाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हमने पिछले स्टेप में क्या देखा, क्यूरी प्रोसेसिंग के फर्स्ट टू लेयर्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डाटा डिकम्पोजिशन एंड डाटा लोकलाइजेशन के लिए। तो पहले फेज़ में जो कि डाटा डीकम्पोजिशन का फेज़ था, उसमें पिछला लेक्चर हमारा हो गया है उस पर कि किस तरीके से डाटा को डीकम्पोज किया जाता है, और उसके अंदर 4 मेन स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप था नॉर्मलाइजेशन, सेकंड था एनालिसिस, फिर था रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने का स्टेप। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमें जो आउटपुट मिलती है वो थी हमारी रीराइटिंग। रीराइटिंग स्टेप के बाद जो चीज़ आती है वो होगी क्यूरी डीकम्पोजिशन फेज़ की आउटपुट। अब जैसे मैं आपको इस पिक्चर से दिखाता हूँ कि क्यूरी प्रोसेसिंग के ये स्टेप्स हैं सारे, ठीक है। ये सारे स्टेप्स के साथ मिलके क्यूरी प्रोसेस होती है, लेकिन प्रोसेस क्या होता है कि रॉ क्यूरी से लेकर क्यूरी ऑप्टिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये 4 स्टेप्स थे। तो सबसे पहला जो फेज़ था वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, और वो ग्लोबल स्कीमा पे वर्क करता था। उसकी जो आउटपुट थी वो क्या थी, अलजेब्रिक क्यूरी। अलजेब्रिक क्यूरी का एक ट्री फॉर्म में हमें आउटपुट मिली थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी। तो वो ट्री फॉर्म या वो अलजेब्रिक क्यूरी जो होगी वो इनपुट होगी किसके लिए, डाटा लोकलाइजेशन के लिए। तो डाटा लोकलाइजेशन के लिए जो इनपुट है वो क्या है, अलजेब्रिक क्यूरी। और डाटा लोकलाइजेशन हम करते क्यों हैं, करते इसलिए हैं ताकि हम जो है डाटा की जो क्यूरी है उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पड़ा है। और इसके अलावा सब्सटीट्यूट ग्लोबल क्यूरी विद क्यूरीज ऑन फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट के थ्रू हम वो ग्लोबल क्यूरी को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मतलब कि पहले वो ग्लोबल क्यूरी थी, ये देखो ग्लोबल स्कीमा पे थी, तो ग्लोबलाइज थी ये चीज़। फिर उसके बाद फ्रेगमेंट स्कीमा में आके, चूँकि ये डाटा लोकलाइजेशन जो है फ्रेगमेंट स्कीमा पे काम करता है। फ्रेगमेंट स्कीमा क्या होता है, बेसिकली चीज़ों का, या किसी भी चीज़ को आप पार्ट्स में जब डिवाइड करते हो तो मतलब कि आप उस चीज़ के फ्रेगमेंट्स बना रहे हो, उस चीज़ के चंक्स बना रहे हो। तो इसी तरीके से टेबल्स के हम चंक्स बनाते हैं, फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और फिर उन्हें स्टोर करते हैं। तो इसीलिए, और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज द ग्लोबल क्यूरी, और इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डाटा लोकलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ, जिसके थ्रू आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता चलूँ फ्रेगमेंटेशन का, कि फ्रेगमेंटेशन दो तरह की हमारे पास होती है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, एक वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में चूँकि टेबल्स जो होते हैं हमारे पास, उनके डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टपल्स होते हैं। तो जब रोज़ जब रोज़ की बात करेंगे तो मतलब वो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेड है। मतलब कि एक अगर नाम लिखा है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ उसका हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में आ जाएगा। जब वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हमारे पास होती है कॉलम्स के थ्रू। मतलब कि कॉलम्स को हम डिफरेंट, एक ही टेबल के कॉलम्स को हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर लेते हैं, ता और उसके बाद हम उन्हें जोड़ भी सकते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करने के लिए हम उन्हें जोड़ते भी हैं, लेकिन हमें उन्हें स्टोर फ्रेगमेंट्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की बात होगी। एज्यूम ई एम पी इज़ एम्प्लॉय का एक टेबल है जो कि हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड है इनटू ई एम पी वन, ई एम पी टू, ई एम पी थ्री एज फॉलो। अब यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या था कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। उसमें और इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर ईएमपी का एक ही लिखा हुआ था, ईएमपी लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी असाइन ही लिखा था, एएसजी ही लिखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ पिछले लेक्चर की वो ये देखो तस्वीर। यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट है, फिर असाइनमेंट है, और उसके बाद ये असाइन है, असाइन का टेबल है, और उसके बाद एम्प्लॉय का टेबल है।
और ये यहाँ से ये ज्वाइन का साइन है, ये ज्वाइन हो रहे थे, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन होके ऊपर जा रहे थे। मतलब कि ये जो साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ज्वाइन का काम हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है और यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रही है। इस ई एम पी ये ई नेम में सारी प्रोजेक्शन हो रही है इसकी। तो ये हमने लास्ट पे देखा था, जिसको हमने बोला था क्यूरी ट्री है ये। तो अभी हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन पे। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट कर दिया हमने टेबल को। जब टेबल हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट हुआ तो वो इस तरीके से हुआ कि ई एम पी वन को हमने कह दिया बराबर है कि सिलेक्ट ई नंबर लेस देन इज इक्वल टू ई थ्री, एम्प्लॉय के टेबल से ई थ्री तक, या लेस देन ई थ्री वो होगा ई नंबर जो होंगे वो किस में काउंट करेगा, वो ई एम पी वन में। और इसी तरीके से ई एम पी टू एक अलग से फ्रेगमेंट बना, वो किसके बराबर है, सिलेक्ट ई थ्री लेस देन ई नंबर, मतलब कि ई नंबर जो है उसका ई एम पी टू का वो किससे हो, ग्रेटर देन हो ई थ्री से और लेस देन इज इक्वल टू हो ई सिक्स से एम्प्लॉय के टेबल में। और ई एम पी थ्री कह दिया हमने कि सेलेक्ट ई नंबर, उन ई नंबर को सिलेक्ट कर ले जो कि ग्रेटर है ई सिक्स से एम्प्लॉय टेबल में। तो यहाँ से कितने इसके हमने फ्रैगमेंट्स बना लिए, एक दो और तीन, तीन फ्रैगमेंट्स बना लिए। और ये उनके अंदर रोज़ होंगी जो कि यहाँ पर ई एम पी वन के अंदर वो रोज़ होंगी जो कि ई थ्री से लेस या ई थ्री तक होंगी, आप सपोज कर लो ई थ्री तक होंगी। फिर उसके बाद फोर और फाइव जो होंगी, या सिक्स भी, फोर फाइव और सिक्स जो हैं वो ई एम पी टू के अंदर होंगी। फिर उसके बाद सिक्स से ऑनवर्ड जितनी भी रोज़ होंगी वो किस में आएंगी, ई एम पी थ्री के अंदर एम्प्लॉय टेबल के। ठीक है, क्लियर है ये आपको चीज़। अब सेम इसी तरीके से हमने असाइन जो था, असाइनमेंट जो टेबल था उसकी भी फ्रेगमेंटेशन कर लेनी है ए एस जी वन और ए एस जी टू के थ्रू। ए एस जी वन के अंदर क्या है, सेलेक्ट ई नंबर, उन ई नंबर को सिलेक्ट करे जो कि लेस देन इज इक्वल टू है ई थ्री के ए एस जी के अंदर। और ए एस जी टू के अंदर वो चीज़ें रखवाए, सिलेक्ट करे उन चीज़ों को ई नंबर जिनके ग्रेटर हैं ई थ्री से। ठीक है, तो इसके यहाँ पर दो फ्रैगमेंट्स बने, इसके यहाँ पर तीन फ्रैगमेंट्स बने। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ई एम पी वन, ई एम पी टू, ई एम पी थ्री ये यूनियन का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब को प्लस या सम अप या ऐड कर रहा है, तब वो जाके एक एम्प्लॉय, जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा था कि ई एम पी लिखा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्रैगमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यही यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है। और इसी तरीके से ए एस जी वन और ए एस जी टू है। यहाँ पे सिंपल अप्रोच है, हमने क्या किया कि ई एम पी को रिप्लेस कर दिया ई एम पी वन यूनियन ई एम पी टू यूनियन ई एम पी थ्री के साथ, और ए एस जी को रिप्लेस कर दिया ए एस जी वन यूनियन ए एस जी टू के साथ। रिजल्ट इज़ आल्सो कॉल्ड जेनेरिक क्यूरी। अब इसको हम बोलते हैं जेनेरिक क्यूरी। क्या बोलते हैं, जेनेरिक क्यूरी। इन जनरल द जेनेरिक क्यूरी इज़ इनएफिशिएंट सिंस इम्पोर्टेंट रीस्ट्रक्चरिंग एंड सिंप्लीफिकेशंस कैन बी डन। अब ये कंप्लीट नहीं, हम इसे इनएफिशिएंट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मोर मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। और वो किस तरह से की जाएंगी, सबसे पहले आ जाता है पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म में क्या चीज़ है कि इसने इवेल्युएट कर दिया है किस किस को। जैसे हमारे पास क्यूरी थी, तो ई एम पी वन ये जो साइन है बेसिकली ये है ज्वाइन का, तो हम इनको अब ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय को और असाइन को, इन दो टेबल्स को। तो ई एम पी वन और ए एस जी वन को हमने ज्वाइन कर दिया और उसको यूनियन कर दिया जो भी हमने आगे ऑपरेशन करना है उसके लिए। फिर उसके बाद ई एम पी टू और ए एस जी टू को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमने इसकी दो ही फ्रैगमेंट्स बनाए हैं। अब दो जब इसके फ्रैगमेंट्स, तो ई एम पी थ्री के साथ हम किसको इन दोनों में से उसको कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एम्बिगिटी आ सकती है, या हम क्या करेंगे इसके लिए इजी वे यूज़ करेंगे। तो हम ई एम पी थ्री के साथ ज्वाइन करा देंगे ए एस जी वन को पहले, फिर उसके बाद ई एम पी थ्री को ज्वाइन करा देंगे ए एस जी टू के साथ। ठीक है,
तो अब आप देख सकते हो कि तमाम के तमाम जो EMP नंबर्स हैं वो सारे के सारे, मतलब जो EMP3 के अंदर भी थे और जो ASG के अंदर भी थे, वो सारे आपस में अब ज्वाइन हो चुके हैं। फिर हम बात करेंगे एलिमिनेशन की, कि सारे जॉइंस हमने कंप्लीट कर दिए, जो जो हमारी नज़र में ठीक लगा हमने वो कर दिया। लेकिन अब एलिमिनेट हम किस किस चीज़ को कर सकते हैं? अननेसेसरी वर्क कैन बी एलिमिनेटेड। अब अननेसेसरी क्या था कि EMP3 को ज्वाइन करा दिया हमने, ASG1 गिव्स एन एम्प्टी रिजल्ट। जब हमने EMP1 को ज्वाइन कराया ASG1 के साथ, तो उसने हमें क्या रिज़ल्ट दिया? एम्प्टी रिज़ल्ट दिया। और EMP3 किसके बराबर था? सेलेक्ट ई नंबर ग्रेटर देन E6। मतलब E6 से ग्रेटर जो नंबर थे वो सारे थे किसमें? EMP3 में, एम्प्लॉय के टेबल में। और ASG1 के अंदर क्या था? सेलेक्ट लेस देन थे E3 से, E3 से भी लेस देन थे, या E3 के इज इक्वल, मतलब E3 तक थे वो। लेकिन यहाँ पर जो इसके ई नंबर थे वो ग्रेटर देन थे E6 से। तो आपको वैसी समझ लग रही होगी कि इसके पास वो डाटा था जो कि इसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, तो इसलिए उसने एम्प्टी रिजल्ट शो करवाया। तो उसमें हमने क्या किया कि इसको एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेट करने के बाद क्या आया हमारे पास आंसर? यहाँ पर EMP3 में हम देख सकते हैं क्लियरली कि EMP3 को हमने ज्वाइन करा दिया ASG2 के साथ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा था, इसी वजह से हमने इनका ज्वाइन जो है वो यहाँ पर शो करवा दिया। EMP3 के अंदर जो वैल्यूज़ थी और ASG2 के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो कोई ना कोई डाटा जो है वो शो कर रही थी, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर एक ही ज्वाइन में लिख दिया। और एलिमिनेट किसको किया? ASG1 और EMP3 का जो ज्वाइन था, इस ज्वाइन को हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा था। यहाँ पर जब हमने फ्रेगमेंटेशन की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ASG2 को तमाम वो ई नंबर दिए थे जो ग्रेटर देन है E3 से। तो वो कहीं मतलब E7 तक हो सकते हैं, ये E6 तक भी हो सकते हैं, या E7 तक सपोज करो कि आप हो सकते हैं E7 तक। तो E7 तक जब होंगे तो EMP3 के अंदर भी ग्रेटर देन कराया था हमने कि जो भी इसके अंदर नंबर होंगे वो होंगे E6 से ग्रेटर। तो E7 आ सकता है इसके अंदर, लेट्स सपोज के E7 इसके अंदर था, तो इसके अंदर भी E7 हो सकता है। इसी वजह से हमने इनका ज्वाइन रहने दिया था, और क्योंकि वो कोई ना कोई रिजल्ट शो कर रहा था, जबकि ये बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं शो कर रहा था, एम्प्टी रिजल्ट शो कर रहा था, इसलिए हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। डाटा लोकलाइजेशन के इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? रिडक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, ये दो तरीके की हो सकती है। रिडक्शन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन विद सिलेक्शन एंड विद जॉइन। और उसके अलावा है रिडक्शन ऑफ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम VF बोल सकते हैं। वो उसमें हम फाइंड करेंगे एम्प्टी रिलेशन को फाइंड करना होता है। ये इसके अंदर इश्यूज आते हैं कि सिलेक्शन के साथ भी रिडक्शन हो रही होती है और जॉइन के साथ भी अलग से रिडक्शन होती है। और जो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है, मैंने जैसे आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी होती है टेबल्स के अंदर और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी होती है, तो ये इश्यूज हैं हमारे पास। फिर उसके बाद बात करेंगे रिडक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन के थ्रू जब हम रिडक्शन कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की, तब क्या होता है? एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ पैरेललिज्म में, कि पैरेललिज्म का मतलब है कि पैरेलल हम सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारा काम जो है पैरेलली डन हो रहा है, ये सारे पैरेलल वर्क कर रहे हैं। अब रिडक्शन की बात कर रहे थे हम, तो सिलेक्शन के थ्रू रिडक्शन किस तरह से की जाती है? यहाँ पर हमारे पास एक क्यूरी है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP वेयर ई नंबर इज़ इक्वल टू E5। अब E5 जो है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास फ्रेगमेंट्स कितने हैं? EMP1, EMP2, EMP3। अब यहाँ पे आफ्टर कम्यूटिंग द सिलेक्शन विद द यूनियन ऑपरेशन के थ्रू हमने सिलेक्शन करनी है। इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट दैट द सिलेक्शन प्रेडिकेट contradicts the predicates of EMP1 and EMP3। अब EMP1 और EMP3 के अंदर वो चीज़ नहीं है जो हमने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे।
तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये चीज़ आएगी, ये कंडीशन हमारे पास रह जाएगी। यहाँ पर EMP1 और EMP3 रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगी इन दोनों की, और EMP2 के अंदर चूँकि ये डाटा है तो वो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल करेगी रिक्वायरमेंट्स को। अब रिडक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन थ्रू जॉइंस की बात करेंगे। तो नॉर्मली जब जॉइन यूज़ हो रहा होता है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशंस के अंदर, तब वो थ्रू जॉइंस की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे R1 हमारे पास एक रिलेशन है और वो यूनियन है R2 के साथ, और ज्वाइन हुआ है S के साथ, वो इक्वल होगा R1 ज्वाइन S यूनियन R2 ज्वाइन S। मतलब इंडिविजुअली भी वो जो S है वो इनके साथ ज्वाइंड है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि RI एक रिलेशन है जो कि कोई भी रिलेशन हो सकता है, उसके साथ यूनियन में है जो कि ज्वाइन है पहले, उसके बाद ये यूनियन में है आपस में R1 R2 और R3 यूनियन करके RI के साथ ज्वाइन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आती है इसकी, क्यूरी है हमारे पास, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP ASG वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइन डॉट ई नंबर। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन उसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड्स में की थी कि EMP1 को इतनी वैल्यूज़ दे दी या इतने ई नंबर दे दिए, और EMP2 के पास भी कुछ नंबर है, EMP3 के पास भी कुछ रोज़ हैं जो एम्प्लॉय टेबल की हैं, और इसी तरीके से ASG1 के पास ASG टेबल की कुछ रोज़ हैं और ASG2 के पास ASG टेबल की कुछ रोज़ हैं जो कि ग्रेटर हैं E3 से। और उसके बाद जेनेरिक क्यूरी हमारी जनरेट हुई थी, जैसे पीछे भी हमने देखा है अभी कि जेनेरिक क्यूरी किस तरह से जनरेट करते हैं कि डिफरेंट यूनियन के थ्रू हम फ्रेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। EMP1 EMP2 EMP3 यूनियन हो रहे थे, और इसी तरीके से ASG1 ASG2 यूनियन होकर जो भी रिज़ल्ट उन्हें शो करना वो करेंगे। और उसके बाद हमने पैरेललिज्म देखा है। पैरेललिज्म डन होती है वो किस तरीके से कि पैरेललिज्म में हम एलिमिनेट भी करते हैं चीज़ों को, और वर्क जो हो रहा होता है, जो ज्वाइंस हो रहे होते हैं वो पैरेलली हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि रिडक्शन विद ज्वाइन फॉर डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। अब डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या है, DHFB से बोला जाता है। ड्राइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की जाए ऑफ वन रिलेशन is derived from the horizontal fragmentation of another relation by using semi join। semi join का यूज़ करते हुए एक फ्रेगमेंटेशन से दूसरे रिलेशन की भी हम फ्रेगमेंटेशन कर लें। वो आगे आपको एग्जांपल में बताता हूँ। एज्यूम द फॉलोइंग क्यूरी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द EMP रिलेशन। क्यूरी क्या है हमारे पास, स्टैटिक फ्रॉम EMP ASG वेयर EMP डॉट ई नंबर इज इक्वल टू ASG डॉट ई नंबर। अब फ्रेगमेंटेशन नॉट ऑन द जॉइन एट्रीब्यूट, जॉइन एट्रीब्यूट के थ्रू नहीं है फ्रेगमेंटेशन, तो क्या होगा, EMP1 इज इक्वल टू सेलेक्ट टाइटल इज इक्वल टू प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का टाइटल सेलेक्ट कर लेगा EMP टेबल के अंदर, और इसी तरीके से EMP2 के अंदर क्या करेगा, टाइटल इज़ नॉट इक्वल टू प्रोग्रामर जो कि EMP टेबल, मतलब एक के अंदर वो टाइटल के थ्रू है, एक के अंदर टाइटल है प्रोग्रामर का, दूसरे में टाइटल प्रोग्रामर का तो है नहीं, और कोई हो सकता है लेकिन प्रोग्रामर का तो बिल्कुल नहीं। तो टू अचीव एफिशिएंट जॉइंस ASG कैन बी फ्रेगमेंटेड एज फॉलोइंग। अब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके थ्रू इसकी भी वैल्यूज़ को सेट किया जा सके, उसकी भी वैल्यूज़ को उसी तरीके से फ्रेगमेंटेड किया जा सके, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सेमी जॉइंस के थ्रू। सेमी जॉइन का ये साइन आपको नज़र आ रहा है। ASG1 इज इक्वल टू ASG के टेबल की वो वैल्यूज़ जो ई नंबर एम्प्लॉय 1 में है, एम्प्लॉय 1 में क्या है, EMP1 में क्या है, टाइटल प्रोग्रामर है, सेलेक्ट टाइटल प्रोग्रामर, तो टाइटल प्रोग्रामर ही इसके अंदर भी आएगा ASG1 के अंदर। और इसी तरीके से ASG2 बराबर कर दिया ASG सेमी जॉइन
एम्प्लॉय नंबर EMP2, EMP2 के अंदर जो चीज़ थी वही सेमी जॉइन के थ्रू ASG के टेबल में ASG2 को असाइन कर दी। अब ये फ्रेगमेंट्स आप देख सकते हो कि ये अलग से फ्रेगमेंट्स बन गए हैं दो, और ये अलग से उन्हीं के बेस पे, मतलब जो इनके अंदर चीज़ थी उसी को ड्राइव करते हुए हमने इनको भी फ्रेगमेंट उसी वे से किया है। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ASG इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ EMP, EMP के टेबल से ड्राइव हुई है ASG की फ्रेगमेंटेशन। क्यूरीज ऑन ड्राइव फ्रेगमेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड, जो ड्राइव फ्रेगमेंट्स की क्यूरीज हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि ASG ज्वाइन करवाएं हम EMP2 के साथ, तो वो क्या चीज़ शो करेगा, नल वैल्यू शो करेगा, क्योंकि ASG1 को अगर ज्वाइन कराएंगे EMP1 के साथ तब वो कोई ना कोई रिजल्ट शो करेगा, और ASG2 को ज्वाइन कराएंगे EMP2 के साथ तब वो रिज़ल्ट शो करेगा। लेकिन अगर इन्हें क्रॉस ज्वाइन कराएं, जैसे ASG1 को ज्वाइन करा रहे हैं EMP2 के साथ, तो वो नल वैल्यू या कोई रिज़ल्ट हमें शो नहीं करेगा। ये हमारा होता है ड्राइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करेंगे रिडक्शन फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की। वर्टिकल का वर्ड आ रहा है तो मतलब कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हम कॉलम वाइज डाटा को फ्रेगमेंट्स करेंगे। अभी तक जितनी भी हमने बात की थी पिछली पिछली स्लाइड्स में, वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बेस्ड थी, मतलब कि वो सारी की सारी रोज़ को फ्रेगमेंट कर रही थी। जैसे कि EMP1 के अंदर हमने कहा था कि 1 से लेकर 3 तक रोज़ रहेंगी, और EMP2 के अंदर 4 और 5 वाली रोज़ रहेंगी। फिर EMP3 के अंदर 6 से ऑनवर्ड्स रोज़ जो हैं वो सारी रहेंगी। तो इस तरह हमने वो ग्रुप्स बनाए हुए थे EMP1, EMP2, EMP3 के, ताकि वो डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो अब जब हम डाटा डिस्ट्रीब्यूट या हम फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, उसके चंक्स बनाएंगे टेबल के, तो वो कॉलम वाइज बनाएंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉलम जब हम लिखते हैं कोई भी, तो कॉलम के ऊपर उसका कोई ना कोई टाइटल होता है, कॉलम का नाम होता है, फिर उसके अंदर उस कॉलम के अगेंस्ट वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर नाम का कोई मैं कॉलम बनाता तो सारे के सारे उसके अंदर नाम होंगे, जबकि रोज़ के अंदर वो नाम भी आ सकता है, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें सारी आ सकती हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर। जबकि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक ही चीज़ आएगी, मतलब एक पूरा का पूरा जो है कॉलम आएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, रिडक्शन किस तरह से होती है इसके अंदर। अब VF डिस्ट्रीब्यूट्स आर रिलेशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की बेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए वही ऑपरेटर यूज़ होता है जॉइन का। सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई यूजलेस इंटरमीडिएट रिलेशंस। जो यूजलेस इंटरमीडिएट रिलेशंस होते हैं वो, जैसे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये नल वैल्यू शो कर रहा है, मतलब नल रिजल्ट शो कर रहा है हमें, तो हम उसे एलिमिनेट कर देते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये होगा, जो फ्रेगमेंट्स हमें कोई रिजल्ट नहीं शो करेंगे या रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे उसकी। ठीक है, अब यहाँ एज्यूम है रिलेशन, एक रिलेशन है हमारे पास RA विद ए की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, A1 से लेके AN तक, विच इज़ वर्टिकली फ्रेगमेंटेड एज RI इज इक्वल टू। अब RI के अंदर क्या है, ये प्रोजेक्शन का साइन है। ठीक है, प्रोजेक्शन आगे कोई भी वैल्यू और उस टेबल का नाम या उस रिलेशन का नाम, वेयर ए की जो भी वैल्यू, ए की जो ये वैल्यूज़ हमने देनी है वो सारी सबसेट होंगी इस A रिलेशन की, जो भी R के साथ था।
फिर उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन के साथ डी और के, ये मतलब कोई ना कोई वैल्यू जो हमने यहाँ पे कहा था कि कोई भी ए की ग्रुप की वैल्यू हो सकती है, और जो आर था वो रिलेशन था कोई, ठीक है। इज़ यूजलेस इफ़ द सेट ऑफ प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स डी इज़ नॉट इन ए। अगर डी की कोई वैल्यू ए के अंदर नहीं होगी तो फिर मतलब प्रोजेक्शन तो हम कर रहे हैं डी की, तो डी की वैल्यू ही अगर कोई नहीं आएगी, तो अगर के बेसिकली की को शो कर रहा है, की अगर कोई ना कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाती है तो फिर भी हमारे लिए वो यूजलेस रहेगा, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास कोई भी मिली नहीं है। तो ये एम्प्टी रिजल्ट नहीं शो करेगा बल्कि के का रिजल्ट शो करेगा। लेकिन अगर डी उसके अंदर उस एट्रीब्यूट का उस टेबल का एट्रीब्यूट ही नहीं है डी, तो फिर डी वो कहाँ से शो करेगा, तो के की वैल्यू सिर्फ शो करेगा वो, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्यूरी एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। क्यूरी है हमारे पास सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ई नेम सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय में। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वर्टिकली फ्रेगमेंट करता है, तो देखो यहाँ पे ई नेम लिखा है, तो ई नेम का हमारे पास पूरा एक कॉलम होगा जिसके अंदर सबके नाम लिखे होंगे, फ़ाहद और हसन और सारे मशीनें, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगी, ई एम पी वन इज इक्वल टू, मतलब ई एम पी वन एक फ्रेगमेंटेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम करेंगे प्रोजेक्शन ई नंबर या एम्प्लॉय नेम, ई नंबर भी और एम्प्लॉय नेम भी ई एम पी के टेबल से। फिर इसी तरीके से एम्प्लॉय नंबर बेसिकली क्या हो सकता है, किसी भी टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, जैसे हमने सीरियल चलाई होती है एम्प्लॉय नंबर, तो वो सीरियल भी साथ में हम ले रहे हैं इस फ्रेगमेंटेशन के अंदर, और ई नेम भी ले रहे हैं। फ्रेगमेंट एक या एक से ज़्यादा, एक दो या तीन इतनी रोज़ की भी हम बना सकते हैं फ्रेगमेंट, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रो की हम फ्रेगमेंट करेंगे। तो हम एक या एक से ज़्यादा रोज़ की भी एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स की भी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में। और रोज़ की तो हम कर रहे थे एक से ज़्यादा रोज़ की हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में। तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर ई एम पी वन के अंदर समझ लो ई नंबर और ई नेम एम्प्लॉय टेबल का आ गया। फिर इसी तरीके से ई एम पी टू के अंदर प्रोजेक्शन के साथ ई एम पी नंबर और टाइटल आ गया। टाइटल मतलब कोई भी कॉलम हो सकता है, उसके अंदर टाइटल था। और उसके बाद एम्प्लॉय टेबल के अंदर से अब ये दो फ्रैगमेंट्स बन गई जो कि वर्टिकल फ्रैगमेंट्स हैं। अब इसका हम बनाएंगे जेनेरिक क्यूरी, इसकी जनरेट करेंगे। अब वो किस तरह से जनरेट होगी आप देख सकते हो यहाँ पे, ई एम पी वन और ई एम पी टू ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन का ऑपरेशन भी यहाँ पर यूज़ होगा ज्वाइन करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ई नंबर, चूँकि ई नंबर दोनों में ही है तो ई नंबर यहाँ पर आ गया, और ये प्रोजेक्ट करें क्या करेंगे ई नेम, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सेलेक्ट ई नेम हमें चाहिए। अब यहाँ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ई नंबर किस में है, गैस करो। ई नंबर तो है ई एम पी वन में, तो ई एम पी वन ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये इसकी रिडक्शन होगी कि प्रोजेक्ट जब ई नेम करेगा तो ई एम पी वन ही आएगा, ई एम पी टू को इलिमिनेट कर देगा। ये देखो रिड्यूस्ड क्यूरी क्या होगी हमारे पास, बाय कम्यूटिंग द प्रोजेक्शन विद द ज्वाइन that is projecting on employee number ename, we can see that the projection on E2 is useless because ename is not in EMP2। अब EMP2 के अंदर ename नहीं है, इसी वजह से हमने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको यूजलेस कर दिया, मतलब इसको यहाँ से निकाल दिया। और हमारे पास जो रिड्यूस्ड क्यूरी आएगी वो हमारे पास यही आएगी जिसके अंदर ई नेम मौजूद होगा जिस फ्रेगमेंट के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डाटा लोकलाइजेशन का। आई होप कि आपको समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।